हे बच्चा लोग, क्या हालचाल? सब फर्स्ट क्लास, चकाचक। प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री सीरीज का आज आखिरी दिन है और आज जो ट्रांजैक्शंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बच्चे अक्सर उसमें गलतियां करते हैं। मशीन को लाने का किराया एक्सपेंसेस नहीं माना जाता। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर किए गए एक्सपेंस खर्चे में नहीं लिखा जाता। तो आखिर क्या ट्रीटमेंट करते हैं इनकी? हमने उधार माल बेचा और सामने वाले बाद में पैसे ही ना दे पाए, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, लॉजिक के साथ। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। मैं हूं अमित झा, आपका साथी एंड सारथी, और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अकाउंटिंग शो में, जहां अकाउंटिंग सिर्फ पढ़ी नहीं, फील भी की जाती है। तो बच्चे, आइए सीखना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आज भी हम चीजों को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि मैंने 10,000 रुपए का आलू खरीदा। क्या खरीदा? आलू। कितने का? 10,000 रुपए का। और उस आलू को लाने के लिए हमने 1,000 रुपया किराया दिया। 1,000 रुपया हमने उस आलू को लाने का किराया दिया, ठीक है। और उस आलू को हमने 15,000 रुपये में बेच दिया, सेल्स कर दिया। कितने में? 15,000 रुपये में। तो मेरे बच्चे बताइए, मैंने कितना कमाया? मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? तो सर ये तो बहुत आसान है। 11,000 रुपया आपने खर्चे किए और 15,000 में बेचा, तो आपने प्रॉफिट कमा लिया 4,000 रुपये। बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चे। और यही मेरा बिजनेस है, यही मेरा रोज का काम है। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना एक ठेली बनवा लिया जाए जिस पर मैं आलू रख के बेच सकूं। तो ऐसे ही एक दिन मैं मार्केट गया, तो उस दिन मैंने आलू तो खरीदा ही खरीदा और 10,000 रुपये का ठेली का पार्ट्स भी खरीद के ले आया। ठेली का पार्ट्स मैंने कितने का खरीद लिया? 10,000 रुपये का। ठीक है मेरे बच्चों, समझ गए हैं। और उस दिन मैंने किराया 2,000 रुपये दिए। किराया मैंने उस दिन कितना दिया? 2,000 रुपये, ठीक है। जिसमें से 1,000 रुपया ठेली लाने का था। 1,000 रुपया ठेली का पार्ट जो हमने लाया उसके लिए, उसका किराया 1,000 रुपया था, ठीक है। और 1,000 रुपया आलू लाने का था। आलू लाने का किराया कितना? 1,000 रुपया। तो इस तरीके से हमने 2,000 रुपये किराए के दिए, ठीक हो गया। तो मेरे बच्चों बताइए, उस दिन मैंने कितना पैसा कमाया? तो सर ये तो बहुत आसान है। मुझे पता है आपने 10,000 रुपये का ठेली खरीदा, तो ठेली को तो अलग कर दीजिए, क्योंकि ये आपने एसेट्स खरीदा। ठेली का पार्ट जो खरीदा वो तो एसेट्स है, आपकी संपत्ति है, तो इसको तो साइड कर दीजिए। और 10,000 रुपये का आलू खरीदा और 2,000 रुपये का किराया दिया, यानी कि 12,000 रुपये आपके खर्च हुए। और उसको आपने 15,000 रुपये का बेचा, तो आपने 3,000 रुपये कमाए हैं। 3,000 रुपये कैसे मेरे बच्चों, बताइए ना। मैंने किराया ही तो दिया है 2,000 रुपया, किराया ही दिया है 2,000 रुपया, लेकिन ये ठेली लाने का किराया और आलू लाने का किराया दोनों अलग अलग है। दोनों को मैं मर्ज नहीं कर सकता, दोनों अलग है, एक जैसे नहीं है। अगर मैं 2,000 रुपये यहां पे किराया पे लिख दूं, तो मैं इसे कैसे अपने कॉस्ट का पार्ट बना सकता हूं? अपने आलू के खर्च में मैं इसे कैसे जोड़ सकता हूं? क्या मैं अपने कस्टमर को यह कहूंगा कि आज मैंने ठेली का पार्ट्स लाया है तो मुझे किराया देना पड़ा है, तो मैं आज आलू महंगा बेचूंगा? भाई मैंने आलू बेच के कितना कमाया, अगर मैं ये जानना चाहता हूं, तो मुझे आलू के पीछे किए गए खर्चे ही को तो दिखाना पड़ेगा, उसे ही तो माइनस करना पड़ेगा। मैं दूसरे खर्चे को कैसे माइनस कर सकता हूं? गलत हो जाएगा ना।
कॉस्टिंग गलत हो जाएगी। अगर मैंने इसे ठेली को लाने का किराया अगर मैंने अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में जोड़ दिया तो कॉस्टिंग गलत हो जाएगी, प्रॉफिट हमारा गलत हो जाएगा, है कि नहीं? अब मुझे बताइए ना, ये दोनों अलग अलग हैं दोनों। आलू पे मैंने जो 1,000 रुपया किराया दिया है उसका बेनिफिट तो मैं आज ही उठा लूंगा ना। मैंने आलू लाया, किराया दिया, आलू बेच के पैसे कमा लिए, बात खत्म। लेकिन 1,000 रुपया ठेली के पार्ट्स को लाने के लिए जो दिया है उसका बेनिफिट तो मैं आने वाले कई सालों तक उठाऊंगा ना। वो आज ही तो नहीं खत्म हो रहा है ना, ये खर्चा आज ही का नहीं है। आलू लाने का जो किराया है वो आज का खर्चा है। तो अगर मैं प्रॉफिट जिस पीरियड का निकाल रहा हूं, खर्चे भी मैं उसी पीरियड का माइनस करूंगा ना। समझ गए हैं? ये इसका बेनिफिट मैं आज ही उठा रहा हूं। तो ये जो मैंने किराया दिया है ना, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो मैंने ठेली लाने का किराया दिया है इसका बेनिफिट तो मैं आने वाले कई सालों में उठाऊंगा, तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलूंगा मैं इसे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है हम समझेंगे बाद में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मैं उठा चुका हूं या बस जस्ट उठाने वाला हूं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जिसका बेनिफिट मैं फ्यूचर में उठाऊंगा ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस 1,000 को मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूं? तो भाई मैं इसे ठेली के कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा ना, है? ठेली के कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा। अब मान के चलिए मैंने पार्ट्स लाए हैं अभी, और फिर उसको असेंबल करवाने का मतलब कि ठेली बनवाने के लिए मैं अगर 4,000 रुपये देता हूं असेंबल करने के लिए उसके मैकेनिक को मैं 4,000 रुपये देता हूं ठेली बनाने के, असेंबल करने के, और मैंने किराया दिया है 1,000 रुपये। तो मैं इतना अकाउंट जो ओपन करूंगा, असेंबल करने के खर्चे, किराए के खर्चे, ये खर्चे का अकाउंट जो मैं ओपन करूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं ऐसा नहीं कर दूं एक ही बार में कि मेरा ठेली का जो है ना कॉस्ट 15,000 रुपया पड़ा, 15,000 रुपया का ठेली मेरा पड़ा, मैं ऐसे कह सकता हूं, है कि नहीं? मैं इन किराए के खर्चे को अपने कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकता, ठीक है ना? ये किराया बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। अगर मैं एंट्री करूं, जर्नल एंट्री इनका करूंगा, तो मैंने ठेली बनवाया है तो ठेली मेरे लिए एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो मैं कर दूंगा ठेली अकाउंट डेबिट, और हमने कैश दिया है तो कैश लिख दूंगा, कितना? 15,000, बात खत्म। ये एंट्री करेंगे, इतना सारा अकाउंट हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि कोई भी एसेट्स को लाने का, खरीदने का, लाने का, बनाने का, लगाने का सब खर्चा उसके कॉस्ट में ऐड कर देंगे, उस एसेट्स के कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। वो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा नहीं होता है। समझ रहे हैं? यानी कि ये कहा गया कि कोई भी एसेट्स रेडी टू यूज, क्या कह रहे हैं? रेडी टू यूज, यानी कि वो संपत्ति बिजनेस में यूज होने के लिए जब रेडी हो जाए, जब तक रेडी ना हो उससे पहले का जितना भी खर्चा है वो सब हम उस एसेट्स के कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। और एक बार रेडी टू यूज हो गया उसके बाद कोई भी खर्च करे तो उसको हम अपने बिजनेस के एक्सपेंस में दिखाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो, और उससे पहले का जितना भी खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, उस एसेट्स के कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे कि मान के चलिए कि हमने एक मशीनरी खरीदी और उस मशीनरी के ट्रायल में, मतलब चला के देखने के लिए हमने 5 लीटर डीजल उसमें खर्च कर दिए। अभी मशीन ट्रायल किए हैं केवल, उसमें 5 लीटर तेल लग गया, तो क्या उस तेल का खर्चा हम बिजनेस के एक्सपेंस में दिखाएंगे? नहीं, वो मशीनरी के कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा। समझ रहे हैं ना? मान के चलिए कि मैं 1 लाख रुपए का एक मशीन खरीदता हूं दिल्ली से, और उसे लाने में 50,000 रुपए लग गए, तो मेरे से कोई पूछेगा कि मशीन कितने का पड़ा, तो क्या बताऊंगा? 1 लाख या 1.5 लाख? 1.5 लाख बताऊंगा। मशीन को लाने का, लगाने का,
मतलब कि रेडी टू यूज करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस है सब सब उस एसेट्स के कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे मेरे बच्चे। समझ गए हैं? ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं क्या? चलिए आइए अब देखते हैं इसकी एंट्री क्या करनी है हमें। ये रहा हमारा ट्रांजैक्शन कि परचेज्ड मशीनरी फॉर 35,000 एंड पेड फ्रेट 5,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000। यानी कि हमने एक मशीन खरीदी है 35,000 रुपए की और उस मशीन को लाने के लिए हमने 5,000 रुपए लगाए और उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, स्थापित करने के लिए, लगाने के लिए 10,000 रुपए दिए। तो मैं फ्रेट अकाउंट, इंस्टॉलेशन चार्जेज ये अकाउंट ओपन नहीं करूंगा, डायरेक्टली मशीन के कॉस्ट का पार्ट बना दूंगा मैं। यानी मशीन हमने 35,000 का खरीदा, 5,000 का लाने का और 10,000 लगाने का, यानी कि पूरे 50,000 रुपए की मशीनरी पड़ी हमारी। तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल, मशीनरी और कैश, हमारा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। मशीनरी हमारी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है। मशीनरी बढ़ गया, हमारे बिजनेस में आया और हमारे पास से कैश गया तो कैश कम हो गया। अब यहां पे हम रूल लगाते हैं, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं। आप जानते हैं इस बात को। तो एंट्री क्या कर देंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना? 50,000 और 50,000। बस बात खत्म। इतना सिंपल होता है मेरे बच्चे, समझ गए हैं? चलिए जी, अब हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन देख लीजिए, उसी से मिलता जुलता। ब्रिक फॉर 1 लाख एंड सीमेंट फॉर 50,000 परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। 1,00,000 रुपए का ईंट और 50,000 रुपए का सीमेंट हमने खरीदा है ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा? क्या एंट्री करेंगे? सर क्या अकाउंट इन्वॉल्व होगा? ब्रिक्स खरीदे हैं तो ब्रिक्स हो जाएगा, सीमेंट खरीदे हैं तो सीमेंट हो जाएगा और कैश हो जाएगा। अरे भाई मेरे, ऐसे तो हम बालू भी खरीदते हैं, सरिया भी खरीदते हैं और कील भी खरीदते हैं और पता नहीं बिल्डिंग बनाने में क्या क्या लगता है। तो क्या सब ये सब हम लिखते रहेंगे यहां पे? हैं? इतना कुछ लिखते रहेंगे? आपको इससे पहले क्या बताया है कि एसेट्स को रेडी टू यूज करने से पहले जो भी खर्चा है वो सब हम एसेट्स का कॉस्ट का पार्ट ही बनाएंगे। तो ये ब्रिक, सीमेंट, इतना सारा अकाउंट हम क्यों ओपन करेंगे? क्यों ओपन करेंगे? उसमें हम बिल्डिंग बनाने के लिए मजदूरी दिए हैं, तो क्या हम मजदूरी में दिखा देंगे, वेजेस में दिखा देंगे, बिजनेस के नॉर्मल खर्च में दिखा देंगे? नहीं ना। अब मान के चले कि हमारे पास बिल भेजता है, जिससे हमने ये सामान लिया, वो बिल भेजता है जिसमें बालू, सीमेंट, ईंट, पत्थर सब था, कंक्रीट वगैरह सब कुछ था उसमें। तो जो बिल आया ना, टोटल करके और सीधे बिल्डिंग के कॉस्ट का पार्ट बना देंगे कि हमारा बिल्डिंग में इतना खर्चा हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं बात? इतना सारा अकाउंट हम क्यों ओपन करेंगे? अब मान के चलिए कि आपका जो बिल्डिंग बना रहा है मजदूर, उसके खाने के लिए आपने 100 रुपए का आटा लाया, मजदूर के यहाँ खा रहा है और उसके खाने के लिए आपने 100 रुपए का आटा लाया, और अपने घर के अपने खाने के लिए, अपने घर के लिए भी आपने 100 रुपए का आटा लाया। तो क्या आप अपने घर के खर्च में 200 रुपया दिखाएंगे? 200 रुपए का आटा दिखाएंगे? खरीदे तो आपने आटा ही है, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए जो मजदूर आया उसको जो आपने खिलाया, वो बिल्डिंग के कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे ना, उसको घर के खर्च में क्यों लिखेंगे? नॉर्मल खर्च में क्यों दिखाएंगे? है कि नहीं? तो यहां पे भी वही बात है मेरे बच्चे, रेडी टू यूज करने से पहले हम जो ये बिल्डिंग डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, अब बिजनेस में बैठ के ये सब हिसाब करते फिरेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सीधा हम बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। तो ये ट्रांजैक्शन इतना बड़ा है, लेकिन इसका एंट्री बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमने बिल्डिंग बनवा रहे हैं ना, तो हम कर देंगे सीधा बिल्डिंग
और कैश जितना भी खर्च कर रहे हैं सबका डिटेल में अपने अकाउंटिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग हमारा एसेट्स, कैश हमारा एसेट्स, बिल्डिंग बढ़ गया और कैश कम हो गया, एंट्री कर देंगे। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, तो कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और देखिए ना, 1 लाख रुपए का ईटा खरीदे थे, 50,000 रुपए का सीमेंट, यानी कि 1.5 लाख रुपए हम सीधा सीधा क्यों ना लिख दे। तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, बिल्डिंग को हमने डेबिट कर दिया। याद रखेंगे आप? रखेंगे ना याद? समझ गए हैं कॉन्सेप्ट? आ जाइए, एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। आइए, मान के चलिए कि एक है मिस्टर ए, मिस्टर ए जिसको हमने 1 लाख रुपए का उधार माल बेचा 1 महीने के टर्म पे। 1 महीने के लिए हमने उन्हें उधार माल बेचा 1 लाख रुपए के लिए। तो जब हमने माल उधार बेचा तो हमने एंट्री क्या करा होगा? तो ये हमारा डेटर्स है, मिस्टर ए, एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो कर देंगे मिस्टर ए हमारा क्या है? एसेट्स, ये बढ़ा है तो इसको हम डेबिट कर देंगे, यानी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख रुपये से। और दूसरा हमारा हो जाएगा अकाउंट, हमने बेचा है, माल बेचते हैं तो सेल्स होता है और ये सेल्स बढ़ गया और सेल्स इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं टू सेल्स अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपया। हमने उधार माल बेचा मिस्टर ए को तो हमने ये जर्नल एंट्री कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? और ये इन्होंने एक महीने के लिए हमसे उधार लिया था और अब साल लगने को है, 1 साल होने वाला है और ये पैसे ही नहीं दे रहे हैं। इनसे मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि पैसे ही नहीं मेरे पास, मैं कहां से दूं। तो अब मैं क्या करूं? मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या मैं इन्हें मारूं? नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा अदालत के पास, कोर्ट का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा, मेरे पास यही बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं गया कोर्ट में, केस किया इन पे, तो डेट पे हम दोनों को बुलाया गया। तो हमने जज साहब से अपनी बात कही कि मिलॉर्ड, इन्होंने हमसे 1 लाख रुपए का उधार लिया 1 महीने के लिए और अभी तक पैसा देने नहीं, साल होने लगने वाला है अब। तो जज साहब ने मिस्टर ए से पूछा कि बताओ भाई मिस्टर ए, तुम इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो इन्होंने कहा कि माई बाप, मेरे पास पैसे है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कैसे दूं इनका पैसा। तो जज साहब ने अपने एक अधिकारी को, एक ऑफिसर को इनके घर भेजा और उनसे कहा कि जाइए और मिस्टर ए की जितनी भी संपत्ति है उन सबको बेच डालिए, सबको बेच दीजिए और जो भी पैसा वसूल होता है वो ला करके इनको दे दीजिए, मतलब मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो वो ऑफिसर गए और इनकी जितनी भी संपत्ति थी सबको जब्त करके इन्होंने बेच दिया, यहां तक कि बर्तन भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, इनके पास कुछ नहीं बचा। तो 60,000 ही रिकवर हो पाया मात्र। उनकी सारी संपत्ति बिक गई तो कितने में बिकी? मात्र 60,000 रुपए। ठीक है, तो जज साहब ने मुझे 60,000 रुपए पकड़ा दिए। मैंने उनसे कहा कि अरे 1 लाख रुपया बाकी था ना, आप 60,000 दे रहे हैं। तो जज साहब ने मुझे कहा कि अब क्या कीजिएगा, संतोष कर लीजिए, इतना ही से संतोष कर लीजिए और इनको माफ कर दीजिए। अब तो ये रोड पे आ गए हैं, इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, और इनको, मिस्टर ए को, अदालत ने इनके माथे पे ठप्पा लगा दिया दिवालिया होने का। इनको दिवालिया करार दे दिया गया, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, यानी कि वो व्यक्ति जिसकी लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो जाए, यानी कि कर्जा 1 लाख रुपए की और संपत्ति 60,000 रुपए की, तो ऐसे लोगों को दिवालिया कहा जाता है। अदालत द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया और कहा गया कि जाइए मिस्टर ए, आज से आप सभी कर्जों से मुक्त हो गए, जाइए और जी लीजिए अपनी जिंदगी, फिर से स्टार्ट कीजिए। और हमें कहा गया कि इनको मौका दे दीजिए, इनको माफ कर दीजिए। और हाँ,
इनसे कभी भी अब कोई भी भविष्य में लेन देन मत कीजिएगा, ये दिवालिया हो गए। तो भाई मिस्टर ए हो गए दिवालिया, और 1 लाख रुपए में मात्र मुझे 60,000 ही वसूल हुए और 40,000 का मेरा नुकसान हो गया। ठीक है ना। तो अब मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा? तो सबसे पहले तो मुझे 60,000 रुपए मिले ना, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा कैश, और कैश एसेट्स होता है और ये बढ़ा है तो मैं इसे डेबिट कर दूंगा, यानी कि कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा। कितने से? 60,000 रुपए मिले तो 60,000 से मैं डेबिट कर दूंगा। ठीक है। अब मिस्टर ए से तो मुझे कुछ भी लेना नहीं है, इनको माफ कर देना है। अब मुझे इनसे एक भी रुपया मिलना नहीं है, तो मैं मिस्टर ए का नाम अपने यहां से हटा दूंगा, इस मनहूस का नाम मैं अपने यहां से काट के हटा दूंगा, मिटा दूंगा। तो अकाउंटिंग में मिटाने के लिए क्या करते हैं? इरेजर नहीं लगाते हैं, कट नहीं करते हैं। अगर वो डेबिट है 1 लाख रुपए से और मैं चाहता हूं कि इनका नाम मेरे अकाउंट में ना रहे, तो 1 लाख रुपया से ही मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि प्लस था 1 लाख से, तो 1 लाख रुपए से मैं माइनस कर दूंगा। प्लस 1 लाख रुपए माइनस 1 लाख रुपए, तो कितने बचेंगे? 0। इनका नाम वैसे ही डिलीट हो जाएगा। तो मिस्टर ए हमारा एसेट्स अब नहीं रहा, ये घट गया। मिस्टर ए हमारा एसेट्स नहीं रहा, ये घट गया। एसेट्स घटता है तो क्रेडिट करते हैं, तो मिस्टर ए को हम कर देंगे क्रेडिट। कितने से? 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपये से मैं क्रेडिट कर दूंगा। 60,000 रुपए से डेबिट और 1 लाख रुपए से क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट तो बराबर ही होना चाहिए। तो ये 40,000 रुपया है ना जो मुझे डेबिट करना है, ये मेरे लिए लॉस है, ये मेरा नुकसान है, मुझे झेलना पड़ेगा ये नुकसान। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, मेरा पैसा डूब गया, 40,000 रुपया मेरा डूब गया। और मतलब कह सकते हैं डूबत ऋण, और डूबत ऋण को इंग्लिश में कहा जाता है बैड डेट्स। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? बैड डेट्स, डेट्स। और ये एक्सपेंसेज है, लॉस है, एक्सपेंसेज ही लिख लीजिए, और बढ़ा है तो हमने कर दिया डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 40,000। समझ गए हैं क्या? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब चलिए सीधा ट्रांजैक्शन देखते हैं। और ट्रांजैक्शन क्या है? राज who owes 1 lakh became insolvent, only 60 पैसे in a rupees is received। कहने का मतलब कि एक मिस्टर राज जिसने 1 लाख रुपए हमसे उधार लिए थे, अब वो इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, और मात्र 60 पैसा मुझे मिला 1 रुपये में। 1 रुपये में 60 पैसा ही मिला। क्या मतलब है 60 पैसा? तो 100 पैसे का 1 रुपया होता है ना, और परसेंटेज का मतलब भी, परसेंट का मतलब भी 100 होता है। तो कभी भी ऐसा मिल जाए तो 60 पैसे 1 रुपये में, मतलब हम कह सकते हैं कि 60%, 60% ही मुझे मिला। 1 लाख रुपए हमने उधार दिए थे उनको, और वो दिवालिया हो गए, उनके संपत्ति से मुझे केवल 60% ही रिकवर हुआ। पैसे लिखे रहे तो आप ये परसेंटेज लगा लीजिएगा। 50%, 50 पैसा लिखा होता तो 50%। ठीक है। तो वही वाली बात है, इसमें तो अब कुछ रह नहीं गया है बचा हुआ। इसमें भी अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मुझे कैश मिला तो कैश, और किसने दिया उसका नाम लिख देंगे राज, और दूसरा मेरा पैसा डूब गया है, ये साफ साफ दिख रहा है, तो हम कर देंगे बैड डेट्स। ठीक है भाई। कैश एसेट्स होता है, बैड डेट्स अपना एक्सपेंसेस है, लॉस कह लीजिए, और राज हमारा एसेट्स है, डेटर्स। कैश हमारे पास आया, ये बढ़ गया, ये भारी नुकसान हमारा बढ़ गया, झेलना पड़ा, और राज घट गया, हटा देंगे काट के इसको यहां से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्या एसेट्स बढ़ता है, एसेट्स एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो एंट्री कर देंगे वही, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। ठीक हो गया। तो 60% मिला है, 1 लाख लिया था, 60% यानी 60,000, 40,000 तो हमारा डूब गया, और मिस्टर राज को हमने 1 लाख रुपया से कर दिया क्रेडिट। लीजिए, हो गया, कहानी हमारा समाप्त। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और समझ गए हैं क्या आप?
तो लोड ले रहा है ना, तो दो छोटे छोटे बोनस ट्रांजेक्शंस और देख लीजिए, ठीक है। तो आइए मेरे बच्चों, ये दो छोटे छोटे बोनस ट्रांजेक्शंस हैं, इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्या है, परचेज एंड ओल्ड मशीनरी फॉर 30,000 एंड स्पेंट 2,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। ये कह रहा है कि हमने 30,000 रुपए की एक पुरानी मशीन खरीदी, जिसके रिपेयर पर हमने 2,000 रुपए तत्काल खर्च किए। तो क्या एंट्री हो जाएगी? मान के चलिए मेरे बच्चे, आपने 3,000 रुपए की एक पुरानी साइकिल खरीदी और उसको चलाने के कंडीशन में लाने के लिए आपने 1,000 रुपए और खर्च किए। तो अगर आपका दोस्त पूछे कि कितने का साइकिल पड़ा, तो क्या बोलेंगे? 4,000 रुपए का, 3,000 रुपए का आपने खरीदा और 1,000 रुपए इसके रिपेयर पे दिए। तो फिर से वही बात है मेरे बच्चे कि मशीनरी के रेडी टू यूज कंडीशन में लाने से पहले तक का जो भी खर्चा है, हम उसके कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। हमने ओल्ड मशीनरी खरीदी है, तो वो चलने लायक नहीं था, हमने 2,000 रुपए और उस पर खर्च किए, तो मशीनरी के कॉस्ट का ही पार्ट बनाएंगे ना। हम तो ये कहेंगे कि 32,000 रुपए का मेरा मशीन पड़ा, अब एक बार चलना शुरू हो गया, हम उसका यूज करना स्टार्ट कर दिए, इसके बाद अगर हम रिपेयर करते हैं तो वो मेरा खर्चा होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो बिजनेस का खर्चा होगा। लेकिन यहां पे सीधा सीधा क्या कर देंगे, मशीनरी और कैश, ठीक है कि नहीं। मशीनरी एसेट्स है, बढ़ा है डेबिट कर देंगे, कैश एसेट्स है, घटा है क्रेडिट कर देंगे। तो मशीनरी कैश थोड़ा सा इधर आके लिख देंगे हम, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दीजिए डायरेक्ट टू कैश अकाउंट। 32,000 रुपए, 30,000 का खरीदा, 2,000 का रिपेयर का, हो गया 32,000, कहानी खत्म। समझ रहे हैं? नेक्स्ट आइए, लास्ट, एन अमाउंट ऑफ 9,000 विच वॉज रिटेन ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर इज रिकवर्ड। भाई जैसे कि मिस्टर ए जो थे ना, वो तो हमारा पैसा डुबा दिए थे, हमने तो उसे लॉस मान लिया था, लेकिन अगले साल भगवान ऊपर वाले ने उन्हें पैसे भी दिए और सद्बुद्धि भी दिए, उन्होंने हमारा पैसा लौटा दिया। जो पैसा हमारा डूब गया था वो पैसा उन्होंने लौटा दिया, मिस्टर राज ने। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा अकाउंट इन्वॉल्व? तो सर कैश मिला है तो कैश हो जाएगा, ठीक बात है, कैश हो जाएगा। और दूसरा जो पैसा दिया उसका नाम हो जाएगा राज का, जैसे कि राज का अगर राज ने दिया तो राज का नाम हो जाएगा। अरे राज का नाम क्यों होगा, हमने उसका नाम काट तो दिया था ना, हटा दिया था, अब मुझे वो पैसे दे रहे हैं और उनका मैं नाम लिख दूं तो फिर से एक नया अकाउंट उनका ओपन हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ये जो हमें पैसा मिला है, ये मेरा डूब गया था पैसा और मुझे पैसा मिल गया, तो ये मेरे लिए इनकम है। मैं इसे लिखूंगा बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या लिखूंगा? टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये मेरा इनकम है, बढ़ा, पैसा डूब गया था, पैसा डूब गया था, फिर मुझे मिल गया, उन्होंने दे दिए, तो इनकम ही हो गया ना, तो इनकम हो गया। और कैश हमारा एसेट्स है, बढ़ गया, तो इसको डेबिट कर देंगे। तो जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड हो, यानी कि पैसा हमने राइट ऑफ कर दिया था, मिटा दिया था, खत्म कर दिया था, राइट ऑफ मतलब मिटाना, बैड डेट्स एज ए बैड डेट्स, हमारा पैसा डूब गया लेकिन हमने उसे मिटा दिया था, और फिर वो मुझे आगे चल के कभी मिल जाए तो हम ये एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से जर्नल एंट्री सीरीज का जर्नी आज यही समाप्त होता है। जर्नल एंट्री चैप्टर को हमने 8 पार्ट में रिलीज किया, जिसमें ऑलमोस्ट सभी ट्रांजैक्शंस कवर्ड हैं। एक आधा छूट गया हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग सारे ट्रांजैक्शंस हमने कवर किए हैं। और कोई पार्ट अगर आपने मिस कर दिया है तो हमारे चैनल अकाउंटिंग शो पे विजिट कीजिए, वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा इनका, और वहां पूरा शुरू से अंत तक देख लीजिए और अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
अच्छा लगा अच्छा, तो दबा दीजिए ना लाइक सब्सक्राइब शेयर बटन। और कोई कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। तो आज मुझे दीजिए इजाजत, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट शो में लेजर के साथ। हम आपके लिए अब लेजर लाने वाले हैं। तब तक के लिए जय हो, शुभ हो, मंगल हो। थैंक यू सो मच।